दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। इसमें हम जैव विविधता एवं पर्यावरण प्रदूषण तथा सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। दोस्तों सबसे पहले हम जैव विविधता एवं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में से वह क्षेत्र जिसे पारिस्थितिकी गर्म स्थल या हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो उत्तर है पूर्वी घाट। दोस्तों पूर्वी घाट को पारिस्थितिकी गर्म स्थल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। आप जान लीजिए भारत में जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट स्थलों में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था और हॉट स्पॉट ऐसे स्थल को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। अगला प्रश्न है पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी इनविस का जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर है IIPS मुंबई में। दोस्तों पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी ENVIS का जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र IIPS मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप जान लीजिए जैव विविधता या जैवी विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा द्वारा पारित किया गया था कब। तो उत्तर है 2002 में। दोस्तों जैव विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा और राज्यसभा ने 2 एवं 11 दिसंबर 2002 को पारित किया था। सबसे पहले अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था और आप जान लीजिए विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित हुआ था और ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसके तहत दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन कौन है। तो आप जान लीजिए हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार क्षेत्र, सुंडालैंड के अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। अगला प्रश्न है भारत में आरक्षित जैवमंडल क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो ये 18 हैं भारत में आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा नीलगिरी। दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नीलगिरी जो है ये भारत का प्रथम जो है जैवमंडली आरक्षित क्षेत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों केरल में हाथियों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव रिजर्व कौन सा है। तो ये है पेरियार वन्य जीव रिजर्व जो केरल में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था कब। तो 1985 यानी 1985 में दोस्तों केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण यानी सेंट्रल गंगेज अथॉरिटी का गठन फरवरी 1985 में किया गया था और इसकी स्थापना गंगा कार्य योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए की गई थी। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों मूक घाटी आंदोलन या साइलेंट वैली ये कहाँ से संबंधित है।
तो उत्तर है केरल से। दोस्तों मूक घाटी आंदोलन केरल से संबंधित है। केरल सरकार ने 1970 के दशक में कुंथीपुझा नदी पर कुद्रेमुख परियोजना के अंतर्गत बिजली निर्माण के लिए बांध का प्रस्ताव रखा, जिसका स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों, वन वैज्ञानिकों ने विरोध किया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से राज्य सरकार को परियोजना रद्द करना पड़ा। इसे ही साइलेंट वैली प्रोजेक्ट या साइलेंट वैली मूवमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट संबंधित है किससे? तो साइलेंट वैली में पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेड़ों को काटने से बचाना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो अप्रैल 1973 में अलकनंदा घाटी के मंडल गांव से शुरू हुआ और ये वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक कर उनको काटने से बचाते थे। इसके प्रमुख नेताओं में गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, सरलाबेन और मीराबेन आदि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और गंदा जल प्रदूषित कर रहा है किसे? तो ये यमुना नदी को प्रदूषित करता है। दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और गंदा जल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार के क्लाइमेट एक्ट प्लान के 8 लक्ष्य कौन से हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। ये भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार करती है किस अधिनियम के तहत? तो ये है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के अंतर्गत। दोस्तों मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के प्रावधानों के द्वारा जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार और विंध्य पठार में से जहां पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन भारत में उच्चतम है? तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार। दोस्तों यहाँ पर ये क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, अतः खनिजों के निष्कर्षण के लिए इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियाँ अत्यधिक बढ़ गई हैं, जिसका दुष्परिणाम यहाँ के पर्यावरण पर पड़ रहा है। तो सही उत्तर है, छोटा नागपुर के पठार में डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भारत में उच्चतम है। अगला प्रश्न है, हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व और विंध्य में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट से संबंधित नहीं है? तो आप जान लीजिए, हिमालय, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट है। विंध्य क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सुंदरवन और साइलेंट घाटी में से वह क्षेत्र जो पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सुंदरवन पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में स्थित नहीं है। जैव विविधता के बाद आइए देखते हैं सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल नीति प्रारंभ की गई थी कब? तो सही उत्तर है सबसे पहले 1987 में और उसके बाद 2002 में। दोस्तों 2012 में भारत में राष्ट्रीय जल नीति प्रारंभ की गई थी और सबसे पहले 1987 में और उसके बाद आप देख सकते हैं 2002 में भी राष्ट्रीय जल नीति को प्रारंभ किया गया था। तो एक लेटेस्ट जल नीति 2012 में, इसके पहले 1987 में सबसे पहले और 2002 में दूसरी बार तथा 2012 में भारत में राष्ट्रीय जल नीति प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में नहर सिंचित क्षेत्रों में कृषित भूमि का लवणीय भूमि में बदलने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है अत्यधिक सिंचाई। दोस्तों आप जान लीजिए, जब अत्यधिक सिंचाई होती है तो कृषि भूमि लवणीय भूमि में बदलने लगती है। अधिक सिंचाई के कारण जल लग्नता और मृदा की उर्वरता में कमी की समस्या भी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, देखिए कृषि संगणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र में शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये है 48.73%।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये है नलकूप और कुएं, और इससे 62.82% क्षेत्र की सिंचाई होती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है किस नदी से, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कुरनूल कुडप्पा नहर जो है तुंगभद्रा नदी से निकाली गई है और ये आंध्र प्रदेश में है। ये नहर पेन्नार और तुंगभद्रा नदियों को जोड़ती है और इस नहर का उपयोग सिंचाई और नौवहन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहर कौन सी थी? तो ये थी पश्चिमी यमुना नहर। दोस्तों, पश्चिमी यमुना नहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज सरकार ने इसे सुधार कर सिंचाई योग्य बनाया था। और आप जान लीजिए, पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से ताजेवाला हरियाणा के निकट से जल लेकर हरियाणा के करनाल, अंबाला, रोहतक आदि जिलों में और पंजाब के पटियाला जिले में सिंचाई करती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए, सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई किस प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सबसे अधिक है और यहाँ नहरों की लंबाई भी अधिकतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक निवल सिंचाई क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल बहुत अधिक है, जो देश में सर्वाधिक है। यहाँ पर नहरों की लंबाई भी अधिकतम है और भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है कहाँ से? तो सतलज और ब्यास नदी से पानी आता है इंदिरा गांधी नहर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की विशालतम सिंचाई परियोजना है। ये राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है और इस परियोजना में सतलज और ब्यास नदी के संगम के निकट हरिके बैराज से राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है और इस फीडर नहर से राजस्थान की मुख्य नहर इंदिरा गांधी नहर की जल आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में जिस नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जलभराव होने से विस्तृत कृषि क्षेत्र लवणीकरण द्वारा प्रभावित हुआ है, तो ये इंदिरा गांधी नहर से। दोस्तों, राजस्थान में इंदिरा नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जलभराव होने से विस्तृत कृषि क्षेत्र का जो है लवणीकरण हो गया है, जिससे यहाँ पर कृषि उत्पादकता और मृदा की गुणवत्ता में कमी आई है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया था? तो उत्तर है दार्जिलिंग के पास सिद्रापोंग में। याद रखिएगा, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग के पास सिद्रापोंग में किया गया था और इस विद्युत परियोजना के जल का स्रोत 3 छोटी नदियां बरबतिया, हॉस्पिटल और कोटवाली थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा प्रताप सागर कोटा का संबंध किससे है? तो ये जल विद्युत उत्पादन से है। राणा प्रताप सागर कोटा चंबल नदी पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र है और राजस्थान में चंबल नदी पर ही जवाहर सागर का भी निर्माण किया गया है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। राणा प्रताप सागर का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये चंबल नदी पर। गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जलाशय किस राज्य में स्थित हैं? तो ये राजस्थान में है। और गांधी सागर जलाशय किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिहंद परियोजना से संबंधित है कौन सा सागर? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिहंद परियोजना से संबंधित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित रिहंद परियोजना है और इससे निर्मित गोविंद बल्लभ पंत परियोजना या गोविंद बल्लभ पंत सागर को भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय माना जाता है। रिहंद परियोजना कहाँ पर निर्मित है? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निर्मित है। अगला प्रश्न, नदी और परियोजनाओं का सही सुमेलन करना है। महानदी पर हीराकुंड परियोजना, सतलज पर भाखड़ा नंगल परियोजना, चंबल नदी पर गांधी सागर और तापी नदी पर काकरा पार परियोजना स्थित है।
अगला प्रश्न भी सही सुमेलन है। अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर और उकाई परियोजना ये तापी या ताप्ती नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है परियोजना और नदियों का। तो देखिए, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, नांगल बांध ये भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर और मैथान बांध ये बराकर नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आप सही सुमेलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मालप्रभा और घाटप्रभा बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में स्थित हैं। दोस्तों, मालप्रभा बांध कर्नाटक का सबसे छोटा बांध है जो मालप्रभा नदी पर है। मालप्रभा और घाटप्रभा ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, पराम्बीकुलम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है पराम्बीकुलम जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये जम्मू और कश्मीर में चिनाव नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है चमेरा जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरगी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो बरगी बांध परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। ये जबलपुर के पास स्थित है। ये एक बहुउद्देशीय बांध है और इसके जलाशय में मत्स्य और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट और रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना इस बांध पर विकसित की गई दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, कोयना जल विद्युत परियोजना भारत के बड़े जल विद्युत शक्ति गृहों में से एक है और इस परियोजना के तहत कोयना नदी पर कोयना बांध निर्मित कर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा और जल विद्युत प्रदान करती है किन राज्यों को? तो तुंगभद्रा परियोजना ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलैया बांध बनाया गया है किस पर? तो उत्तर है बराकर नदी पर और ये झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर तिलैया बांध बनाया गया है और याद रखिएगा बराकर दामोदर की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। दोस्तों, ये भागीरथी नदी पर भागीरथी और भिलंगना के संगम के पास टिहरी बांध बनाया गया है। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी और भिलंगना नदियों के अतिरिक्त जल का संचय कर जल विद्युत उत्पादन करना और गौड़ उद्देश्य सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण करना है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसी जिसको दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी पर स्थित है दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत दामोदर नदी पर स्थापित परियोजना है और इस परियोजना को अमेरिका के टेनेसी वैली परियोजना के आधार पर विकसित किया गया है। और आप जान लीजिए, दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन आदि कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, यानी दामोदर घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो ये चेनाब पर स्थित है सलाल परियोजना और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये चेनाब नदी पर स्थित है सलाल जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न परियोजना और उनकी अवस्थिति दर्शानी है। माही परियोजना बनकभोरी में, फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में, नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर और दामोदर घाटी जो है ये मैथान नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा परियोजना विवाद से संबंधित है किसके? तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के इन राज्यों के विवाद से संबंधित है नर्मदा परियोजना।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना के विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो विस्थापितों का असंतोषप्रद पुनर्वास ये सरदार सरोवर परियोजना का सबसे बड़ा विरोध का कारण है। और इससे बड़ी संख्या में गरीबों और आदिवासियों का उनके रिहायशी इलाकों से विस्थापन और विस्थापितों का असंतोषप्रद पुनर्वास था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी किसकी सहायक नदी है? तो कोठारी बनास की सहायक नदी है। आप जान लीजिए, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर मेजा डैम स्थित है। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली पर्वत से होता है और कोठारी बनास की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना का मुख्यतः उद्देश्य सिंचाई कार्य किया जाना है। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है किससे? तो ये जल विद्युत शक्ति से संबंधित है। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित है? तो ये कर्नाटक में है। दोस्तों देखिए, अधोभौमिक जल, सतही जल, ग्लेशियर और बांध एवं जलाशय में से जिस स्रोत से भारत में जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो ये सतही जल से। याद रखिएगा दोस्तों, सतही जल से भारत में जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुंगभद्रा, मचकुंड, गंडक और पेरियार परियोजनाओं में से वह जो केवल एक ही राज्य में सीमित है? तो ये है पेरियार परियोजना। और आपको बताना है कि पेरियार परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचेत हिल बांध यानी पंचेत हिल डैम कहाँ पर निर्मित है? तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। माता टीला बांध कहाँ पर निर्मित है? तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर निर्मित है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, टिहरी बांध कहाँ पर निर्मित किया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्मित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।